इधर जितेंद्र नारायण चित्रकूट पहुंच गए, जहां जगत गुरु राम भद्राचार्य से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार पर बन रही फिल्म को जगत गुरु ने रिलीज कर दिया। एक मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आधारित बनी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी के ट्रेलर को धर्मनगरी चित्रकूट से जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने रिलीज कर दिया है। इस दौरान फिल्म निर्माता जितेंद्र नारायण और फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा समेत कई फिल्मी किरदार मौजूद रहे। ट्रेलर में दिखाए गए हिंदू के साथ अत्याचार को देखकर भावुक हो गए। प्रत्येक हिंदू जागृत हो जाए और हम प्रत्येक हिंदू के प्रत्येक अपमान का उन्हें दंड देंगे और हम 80% हिंदुओं की संख्या करके रहेंगे भारत में। वहीं इस फिल्म को लेकर जगत गुरु का कहना है कि इस फिल्म को लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिससे हर हिंदू जागृत हो जाए और प्रत्येक हिंदू के अपमान का दंड हम उन्हें देंगे और भारत में हम 80% हिंदुओं की संख्या को करके रहेंगे। इसके लिए अभियान चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत सबसे पहले उन खबरों से करेंगे जिस पर पूरे देश में हाहाकार मचा। जी हां, बाढ़ बारिश से पूरे देश के कई अलग अलग इलाकों में हाहाकार मचा और हम आपको बताएंगे कहां कहां बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। तो देखिए, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे आपको कहां कैसे हाहाकार मचा है। जल प्रहार कहां कहां हो रहा है, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा है। दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, करौली, भरतपुर, होशियारपुर, धर्मशाला, चमोली, यमुनानगर, पुंछ, बलिया और प्रयागराज, ये वो तस्वीरें जहां बारिश के बाद बाढ़ आई और उसके बाद हाहाकार मचा है। सड़कें नदियां बन गई, सैलाब बन गया है। नदियां जो हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि कैसे कहां कहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर बाढ़ के बाद पानी कैसे कहर बरपा रही है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ बारिश के बाद हाहाकार मचा है। पहाड़ों में लोग परेशान हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी पानी भर गया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। कहीं बेघर होते लोग तो कहीं मदद का इंतजार करते हुए लोग। तस्वीरें हैं देश के अलग अलग राज्यों की। हर जगह बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को बेघर होकर अपने लिए आशियाना ढूंढना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड से तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं, जहां भूस्खलन के बाद पहाड़ी का एक हिस्सा हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से यातायात रोक दी गई है। गनीमत रही हादसे के वक्त वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। टापू पर फंसे 7 लोगों की ये तस्वीर हिमाचल के सिरमौर जिले की है, जहां पानी के बीच फंसे 7 लोग मदद की उम्मीद में राह देख रहे हैं। हालांकि बुलडोजर की मदद से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। बारिश के चलते उत्तराखंड और हिमाचल में जहां त्राहिमाम मचा हुआ है, वहीं पंजाब के होशियारपुर से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। बाढ़ के पानी में कई कार बह गईं। कार में 11 लोग सवार थे। एक बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं। पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश से बुरा हाल है। हरियाणा के यमुनानगर के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सोम नदी का तटबंध टूटने से कई गांवों में पानी भर गया। घरों में पानी भर जाने के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। बाढ़ बारिश से सबसे बुरा तो राजस्थान में है। भरतपुर में पानी के तेज बहाव में 7 बच्चे डूब गए। बच्चों की तलाश में काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। तो करौली में जरूरत से ज्यादा बारिश होने के चलते जनजीवन बेहाल है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बारिश से बुरा हाल है। सड़कों पर पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी लग गया। पानी भरने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के आसपास इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं नेपाल से सटे जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इस बीच उत्तर भारत में भी बारिश एक बड़े खतरे के तौर पर लोगों को डरा रही है। कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, तो कहीं दरिया में उफान है। बाढ़ से मुश्किल में इंसानों की जान है, तो जानवरों का हाल बेहाल है। जाहिर है राहत देने वाली बारिश अब खतरनाक रुख अख्तियार कर चुकी है, जिसे लेकर चारों तरफ दहशत ही दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के, जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। पहले तो इस उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन मायावती के चुनाव में उतरने के बाद अब ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके जरिए समझाते हैं आपको उत्तर प्रदेश में कैसे ये उपचुनाव जो है नाक का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में उतरने का फैसला ले लिया है। मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। उपचुनाव में मायावती की एंट्री से चुनावी रण रोमांचक बन गया है। पिछड़ों के वोट बैंक पर मायावती की खासी पकड़ है। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती 10 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा अखिलेश की पीडीएफ फॉर्मूले पर चोट करने वाली हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के साथ ही मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही। बसपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के बेहतर रिजल्ट को लेकर जमीनी तैयारियों की समीक्षा की। तैयारी करके 10 की 10 सीटों को जीतना, बस ऐलान जब होगा तो आप लोग मालूम हो जाएगा। अभी नाम ऐलान मैंने बोल दिया कि परिवार दल अलायंस उनका है। पीडीए के लिए कहाँ वो काम करते? अगर पीडीए के लिए काम करते तो आज जो है उनके कांग्रेस के और समाजवादी के नेताओं के मुंह बंद हो गए हैं। खाली अकेली मान्या बहन जी हैं जो SC/ST का आरक्षण के लड़ रही है। ये लोग कहाँ संविधान दिखाने वाले लोग? पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में बसपा की राजनीतिक जमीन कमजोर पड़ी है। मायावती और उनकी पार्टी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है। पिछले 10 सालों में ये दूसरी बार हुआ कि लोकसभा में मायावती एक भी MP नहीं पहुंचा पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यूपी में 2007 में बहुमत की सरकार बना चुकी है, लेकिन अब विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक है। ऐसे में उपचुनाव में प्रत्याशी उतारना मायावती की जरूरत और मजबूरी दोनों बन गई है। मायावती को किसी जमाने में दलितों का मुखिया माना जाता था, लेकिन अब वो दलित भारतीय समाज पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी में बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बसपा का वोट शेयर घटकर 9.38% रह गया। मुस्लिम वोट बैंक भी अब मायावती के साथ नहीं रहा। 2024 में लोकसभा चुनाव में बसपा को 44% जाटा वोट और 15% गैर जाटा वोट मिला। सूत्रों की माने तो बसपा ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी तय करने के संकेत भी दे दिए हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से शिव बरहन पासी को टिकट मिल सकता है। मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट से दीपू तिवारी के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं अंबेडकर नगर की कटहरी से पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं बची हुई 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द हो सकता है। यूपी उपचुनाव को लेकर रघुराज सिंह का कहना है कि हम सभी 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारी जो भी कमियां थीं उन्हें दूर कर लिया है। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है। अयोध्या में दलित लड़की से दुष्कर्म मामले में सपा जहां बैकफुट पर है, वहीं बीजेपी निषाद पार्टी के जरिए दलितों को अपने पाले में करने की जुगत में है। सपा भी पीडीए के बाद ब्राह्मण वोटों को साधने में जुटी है। जिस दिन से चुनाव की सुगबुगाहट चालू होती है या कोई सीट खाली होती है, उसी दिन से पार्टी हमारी काम में कार्यकर्ता हमारे उस संगठन के काम में या चुनाव जीतने के लिए लग जाते हैं। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं का यह संकल्प है। बीजेपी और सपा की खींचतान के बीच अब बसपा की एंट्री से उपचुनाव का रण रोचक बन गया है।
अब देखना ये होगा कि क्या मायावती की पार्टी एक बार फिर सपा के वोट काटती है या अपने दम पर इस उपचुनाव में कोई बड़ा उलटफेर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।